नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। बिहार की राजनीति में बांकीपुर सीट सुर्खियों में आ गई और सुर्खियों में इसलिए आ गई क्योंकि जन सुराज पार्टी के संस्थापक पीके प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतर गए। उसके बाद जिस तरीके से बिहार के विधानसभा चुनावों के दौरान पीके को देखा गया, उसी तरीके से अब जो है वो स्टेटमेंट देने लगे हैं। तो पहले हम बांकीपुर की सीट का जो गणित है उसको समझने का प्रयास करते हैं। यह सीट दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की है। नितिन नबीन से पहले इस सीट पर उनके पिताजी जो है वो विराजमान थे, वो चुनाव लड़ते थे। और एक तरीके से इतिहास में अगर हम देखें झांक कर, तो 1995 के बाद से भारतीय जनता पार्टी इस सीट से कभी चुनाव नहीं आ रही। अब नितिन नबीन चूंकि उनको राज्यसभा का सांसद बना दिया गया है, तो सीट खाली हो गई और सीट खाली होने के बाद में उपचुनाव होना बिल्कुल तय था। ऐसी स्थिति में यह सीट एक सीट के लिए उपचुनाव है, लेकिन यह सुर्खियों में क्यों है, इसकी बड़ी वजह है एक तरफ जहां आरजेडी और कांग्रेस पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन में थी, दोनों एक साथ महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही थी, कहने को चुनाव लड़ रही थी, लेकिन अंदर खाने अगर हम झांक के देखते हैं तो दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही थी, या फिर कांग्रेस पार्टी इस तरीके से चुनाव लड़ रही थी जैसे उसका मुकाबला आरजेडी से हो और आरजेडी को जिस तरीके से खत्म किया जा सके वो कांग्रेस पार्टी ने उसका भरपूर प्रयास किया। अब जब मैं कह रहा हूं तो मैं आपको याद दिला देता हूं, उस वक्त भी मैं जो है वो चुनावी बिहार के विधानसभा चुनाव के दौरान 2 महीने तक मैं लगातार 2 महीने पहले से ही इस बात को उठा रहा था। सबसे पहले एसआईआर का जो मुद्दा था, जिसमें कर्नाटक की सेंट्रल बेंगलुरु की एक सीट, उसको लेकर राहुल गांधी ने एक रैली की, चुनाव में गड़बड़ी को लेकर आरजेडी को साथ लिया। और उस वक्त जहां चुनावी मुद्दा तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में था, उसको मोड़कर राहुल गांधी बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर दिया। यह सबसे बड़ी गलती थी आरजेडी की कि आरजेडी ने राहुल गांधी का साथ दिया और जो सड़कों पर जो जनसमूह दिखाई देता था वो आरजेडी के कार्यकर्ता थे, जो कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के साथ सड़कों पर खड़े दिखाई दिए। तो यह सबसे बड़ी गलती आरजेडी की। ना वो मुद्दा जमीन पर चला और ना किसी तरीके से, अगर आप देशव्यापी स्तर पर देखोगे तो कांग्रेस पार्टी ने उसके लिए लड़ाई लड़ी। दूसरा उदाहरण, जब बात सीट शेयरिंग की आई तो कांग्रेस पार्टी चुप रही, वो लगातार अंतिम समय तक आरजेडी को उलझाती रही। और उसका प्रमाण था जिस तरीके से राहुल गांधी अंतिम समय में हरियाणा के एक आईपीएस, जो दलित आईपीएस था जिसने सुसाइड किया था, उसके घर जाना, उसके बाद वहां से चंडीगढ़ जाना और चंडीगढ़ से एक दिन के लिए शिमला में छुट्टी मनाने जाना, फिर वहां से लौटकर रायबरेली चले जाना जहां पर एक दलित की हत्या कर दी गई थी, लेकिन बिहार नहीं जाना। और वही एक अंतिम दिन था जहां पर बिहार में नामांकन होने वाला था। तो राहुल गांधी ने, और उसी वक्त आपको यह भी याद होगा कि तेजस्वी यादव पूरी फैमिली के साथ में लैंड फॉर जॉब्स घोटाले को लेकर दिल्ली में थे, लेकिन राहुल गांधी ने उनसे कोई औपचारिक मुलाकात नहीं की जिससे कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उसको सुलझाया जा सके। और लगभग 9 सीटों पर महागठबंधन की जो पार्टियां है थी वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हुई दिखाई दी। उन्होंने अपने उम्मीदवार उतार दिए और अंतिम समय में अगर आप चुनाव का परिणाम देखते हो तो आरजेडी के खाते में 25 सीटें और कांग्रेस पार्टी के खाते में उतनी सीटें जितने बोलेरो की, जो आपको पता ही होगा एक गाड़ी का जो है वो चलन चला था कि बोलेरो गाड़ी में बैठकर सभी विधायक जो है वो विधानसभा जा सकते हैं। तो अब तेजस्वी यादव ने बिना कुछ देरी किए इस बांकीपुर सीट से रेखा गुप्ता को अपना कैंडिडेट बनाया। और उसके बाद से खबर यह थी कि कांग्रेस पार्टी नाराज दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी ने भी लव सिन्हा जो उनके उम्मीदवार है उनको चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो महागठबंधन की दोनों पार्टियां आरजेडी और कांग्रेस पार्टी भी इस उपचुनाव में दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती हुई दिखाई देगी।
तेजस्वी यादव, उनके सामने समस्या यह है कि अगर एक भी विधायक टूटता है तो वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका से हट जाएंगे। तो यह है आरजेडी और कांग्रेस की। दूसरी स्थिति में है पीके। याद करिए, चुनावों से पहले जब से जनसुराज पार्टी का गठन किया गया, उसके बाद से लगातार हमलावर थे तेजस्वी यादव के ऊपर, उनकी शिक्षा को लेकर। लेकिन जब चुनावी तैयारियों की बात हुई और नामांकन की बारी आई, तो यही चुनौती देने वाला पीके प्रशांत किशोर भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ने के बजाय चुपचाप बैठ गया। क्यों बैठा? उस वक्त जो है वो सुर्खियां बनी थी। दो कारण थे। एक, अगर वो अपना नामांकन फॉर्म भरता है तो उसमें शिक्षा, और दूसरा उसकी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह था कि आखिर सेनापति अपनी सेना को छोड़कर उस वक्त भाग क्यों गया, और फिर इतने कम समय में ऐसा क्या बदला कि अब पीके को लगा कि अब खुद जो है वो चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। उसका कारण है, प्रशांत किशोर ने पार्टी इसलिए बनाई क्योंकि उनके सामने अरविंद केजरीवाल का एक मॉडल। प्रशांत किशोर को लगा कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से पार्टी बनाई और वो मुख्यमंत्री बन गए, शायद वो बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर ये भूल गए कि अरविंद केजरीवाल ने जो छल कपट किया अन्ना हजारे के साथ, तो प्रशांत किशोर के साथ कौन सा अन्ना हजारे था? सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर को यह भूल थी कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में उसका हाथ है। तो अगर सवाल यही था, तो उसके बाद में नरेंद्र मोदी को छोड़कर प्रशांत किशोर हर पार्टी के दर पर ठोकरें खा चुके हैं। तो आज तक भारतीय जनता पार्टी को हरा क्यों नहीं पाए? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी तक के लिए बैटिंग कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को उस वक्त सीटें मिली 2। तो आप सोच सकते हैं प्रशांत किशोर की स्थिति और महत्वाकांक्षा क्या थी। अब एक राजनीति में नया उदाहरण जो प्रशांत किशोर को दिखाई देता है, और वो है जोसेफ विजय। जिस तरीके से तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके को पछाड़कर जोसेफ विजय पार्टी बनाई और पहली बार में ही मुख्यमंत्री बन गए, तो प्रशांत किशोर को अब लगता है कि शायद, क्योंकि आरजेडी कमजोर हो चुकी है, सिर्फ 25 सीटों पर आ गई है, कांग्रेस पार्टी और एएमआईएम का कोई अस्तित्व नहीं है, तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और इस गठबंधन का विकल्प कौन सा होगा? क्योंकि एक मतदाताओं का एक वर्ग, आप उसको एंटी इनकम्बेंसी कह सकते हैं, या मौजूदा सरकार के कामकाज से खुश नहीं होता, तो अगर वो उस पार्टी से उसका मोह भंग हो जाता है तो वो किस तरफ जाएगा? तो प्रशांत किशोर अपने आप को वापस जो है वो स्थापित करने में लगे हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या जिस तरीके से वो सीधे तौर पर सम्राट चौधरी को चैलेंज दे रहे हैं, पहला सवाल है क्या बांकीपुर सीट वो जीत जाएंगे? तो बांकीपुर सीट प्रशांत किशोर नहीं जीत पाएंगे, भले ही वो राब्दी नहीं कर दे। क्योंकि उपचुनाव में हमने देखा है कि जिस पार्टी की सत्ता होती है उसी पार्टी की जीत स्वाभाविक है, और इतने बड़े मैंडेट के साथ अगर कोई गठबंधन जीतकर आता है तो उसमें विपक्षी पार्टियों की मुश्किलें और बढ़ जाती है। तो इससे पहले आरजेडी का जो उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में इस सीट पर लड़ रहा था, उसको वोट मिले थे 8000, और नितिन नबीन को वोट मिले थे लगभग जो है वो 98,000 के आसपास। तो 8000 से प्रशांत किशोर सिर्फ ये है, वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर 8000 से ज्यादा वोट प्रशांत किशोर को मिल जाते हैं, तो वो ये मैसेज देने का काम करेंगे कि देखिए जनता जो है वो सम्राट चौधरी या बीजेपी से जो है वो खुश नहीं है, उनके कामकाज से। उनकी आज भी जो पहली पसंद है वो है प्रशांत किशोर। वो ये दिखाने का भरपूर प्रयास करेंगे। अगर इससे कम वोट मिलते हैं तो वो ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि प्रशांत किशोर को हराने के लिए सम्राट चौधरी ने, या जो गठबंधन है जेडीयू का और बीजेपी का, उसने पूरी ताकत झोंक दी। वो बिहार की जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं। इस तरीके का मैसेज देने का एक प्रयास जो है वो प्रशांत किशोर के द्वारा किया जाएगा। तो प्रशांत किशोर पूरे तरीके से अपनी इज्जत लुटवाकर एक बार फिर जो है वो चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन इस बार परिस्थिति अलग है, उपचुनाव है, और प्रशांत किशोर सिर्फ और सिर्फ जनसुराज को बचाने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए और अपने आप को दोबारा से स्थापित करने के लिए इस चुनावी मैदान में उतरे हैं। ना तो प्रशांत किशोर के पास जो है वो कुछ खोने के लिए बचा है,
और ना ही इस उपचुनाव में जो है वो कुछ पाने के लिए बचा है। बस प्रशांत किशोर को अगर आप समझोगे तो इससे ज्यादा आपको जो है वो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।